नमस्कार दोस्तों, हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूँ मैं, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं रवि भारद्वाज टाइमलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो है साइंस कोशिका पार्ट 2। कोशिका पार्ट 2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जो कि एनसीईआरटी आधारित सारे प्रश्न हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स हैं, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिनके अंदर कोशिका वाला चैप्टर आता है, वो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए आज की क्वेश्चन श्रृंखला में हम बढ़ते हैं। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, उससे आगे वाली जो श्रृंखला है आज से हमारी जारी रहने वाली है। तो क्वेश्चन अगला जो हमारा आता है 11, 10 तक हम पहले कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिका से संबंधित हमारा ये प्रश्न है दोस्तों। एकक झिल्ली, एकक कला संरचना के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई क्या होती है? दोस्तों, सिंगर व निकोलसन ने एक तरल मोजेक मॉडल दिया था कोशिका झिल्ली से संबंधित। इन्होंने क्या बताया था कि कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है और इसकी टोटल मोटाई कितनी होती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या 35 अंगस्ट्राम होती है, 20 अंगस्ट्राम होती है, 75 अंगस्ट्राम होती है या 100 अंगस्ट्राम होती है? आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों 75 अंगस्ट्राम। क्या होता है? 75 अंगस्ट्राम। अंगस्ट्राम दूरी का मात्रक होता है। एक अंगस्ट्राम की वैल्यू 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होती है। कोशिका झिल्ली की मोटाई टोटल कितनी होती है? 75 अंगस्ट्राम होती है। ये लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बहुत कम मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करने वाले सभी प्रकार के लिपिड्स में, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण दोस्तों लिपिड्स से होता है। क्या सभी प्रकार के लिपिड्स में कौन सा रासायनिक गुण समान होता है? अच्छा, स्तरीय प्रश्न है, याद रखना। क्या शर्करा घटक समान होते हैं? नहीं, प्लाज्मा झिल्ली में रासायनिक गुणों में शर्करा घटक समान नहीं होते हैं। क्या ग्लिसरॉल बैकबोन? नहीं, ये इससे संबंधित नहीं है। फॉस्फेट समूह, लेकिन एक आता है जल भीरू क्षेत्र। जल भीरू क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है हाइड्रोफोबिक एंड। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिक एंड, जो कि क्या रहता है? सेम रहता है। याद रखना, इसका रासायनिक गुण क्या होता है दोस्तों? समान होता है। क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक एंड? इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। कोई भी फास्फोलिपिड अणु जो होता है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। लिपिड के दोस्तों 2 एंड होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। कौन सा होता है? एक तो हाइड्रोफिलिक होता है और एक कौन सा होता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक को कहते हैं जल विरागी। क्या कहते हैं? जल विरागी। और हाइड्रोफिलिक को कहते हैं जल स्नेही शिरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जल स्नेही शिरा के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित है, इसलिए अपन एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक एक है। जब बाद में हम क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स के लेकर के आएंगे तो व्याख्या हर क्वेश्चन की ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन एक ही टॉपिक से लिए गए हैं, तो एक ही टॉपिक के अंदर यदि अपन व्याख्या करेंगे तो अगले वाला क्वेश्चन का आंसर भी उसमें मिल जाएगा। इसलिए अपन थोड़ी थोड़ी व्याख्या करके इसको दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, फास्फोलिपिड्स अणु एम्पीपैथिक होता है। एम्पीपैथिक का मतलब होता है कि इसमें 2 सिरे पाए जाते हैं, जल स्नेही भी होता है और जल विरागी भी होता है। हाइड्रोफोबिक भी होता है, हाइड्रोफिलिक भी होता है, याद रखना। तथा यह जल के संपर्क में आने वाली 2 परतों का निर्माण करता है। फास्फोलिपिड अणु का शीर्ष कहाँ होता है? तो दोस्तों शीर्ष हमेशा होता है बाहरी सतह पर। शीर्ष कहाँ होता है? बाहरी सतह पर। और जो पूंछ होती है उसकी टेल वाला पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है? आंतरिक सतह पर उपस्थित होता है। फास्फोलिपिड अणु के 2 सिरे हैं दोस्तों, एक तो टेल वाला पार्ट है और एक हेड वाला पार्ट है।
हेड वाला पार्ट बाहर की ओर होता है, टेल वाला पार्ट कहाँ होता है, अंदर की सतह पर होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, शीर्ष भाग के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। दोस्तों टाइमलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर जो क्लासेज होती हैं जिनका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इसके लिए दोस्तों क्लास से आप वंचित नहीं रहे, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो वर्तमान में जो प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं चल रही हैं, इन पर आधारित क्वेश्चंस की श्रृंखला हमारी लगातार जारी रहने वाली है। और साथ ही आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाइमलाइन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल एंड भारद्वाज साइंस पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको समय समय पर सारी जानकारियां मिलती रहें। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है। कोशिका झिल्ली की संरचना लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और सर्वाधिक मात्रा में क्या फास्फोलिपिड पाया जाता है, स्टीरॉयड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, क्यूटिन होता है। तो मैक्सिमम मात्रा में क्या होता है दोस्तों, फास्फोलिपिड होता है। टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा यदि आपने पूरे 50-60 क्वेश्चन कोशिका से संबंधित पढ़ लिए, तो आपका हर लाइन में से क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की पहचान एवं आसंजन की प्लाज्मा झिल्ली के घटकों द्वारा आसान बनाया जाता है, यह घटक प्राय होते हैं। ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कोशिका की पहचान। दोस्तों कोशिका में रिकॉग्नाइजेशन का गुण होता है, पहचानने का गुण होता है। पहचानने का मतलब है कि कोशिका जानती है कि कौन मेरे लिए लाभदायक है, कौन मेरे लिए हानिकारक है, जिसे चयनात्मक पारगम्यता का गुण कहा जाता है। सेलेक्टिवल परमिएबिलिटी फैक्टर कहते हैं इसको। अर्थात बाहर से आने वाले ऐसे पदार्थ जो कोशिका के लिए उपयोगी होते हैं, उनको कोशिका झिल्ली अंदर ले लेती है, अनुपयोगी पदार्थों को नहीं। इस विशेषता को क्या कहा जाता है, चयनात्मक पारगम्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये चयनात्मक पारगम्यता में कौन कौन सहायक होते हैं? क्या मात्र प्रोटीन अणु होते हैं? नहीं। क्या मात्र लिपिड्स होते हैं? नहीं। क्या लिपिड्स एवं प्रोटीन होते हैं? अब एक ऑप्शन और हम देखते हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन है कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। दोस्तों इस संयुक्त प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलता है, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन बनता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। और इसकी संरचना में ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि कोशिका पहचान में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, सेल रिकॉग्निशन में सहायक होते हैं। जब दोस्तों आपकी बॉडी में कोई हानिकारक बैक्टीरिया जाता है, तो हमारी WBC उसको चारों तरफ से घेर करके उसको नष्ट कर देती हैं, न्यूट्रोफिल्स उसको नष्ट कर देती हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया हानिकारक है। लेकिन जब आप दही खाते हो, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसको वो नष्ट नहीं करती हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली जानती है, सेल्स हमारी जानती हैं कि ये मेरे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। इसी को हम कहते हैं चयनात्मक पारगम्यता, जो कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली का नवीनतम मॉडल है। क्या नाम है? कोशिका झिल्ली का नवीनतम मॉडल है। दोस्तों कोशिका झिल्ली की जब खोज हुई थी, सेल मेम्ब्रेन नाम जो दिया है वो दिया है क्रैमर एवं नेगेली ने। किसने दिया है? क्रैमर एवं नेगेली के द्वारा दिया गया है। सेल मेम्ब्रेन नाम जो दिया गया है वो दिया गया था क्रैमर एवं नेगेली द्वारा। जब कोशिका झिल्ली की खोज हुई थी तो कई सारे मॉडल आए थे। रॉबर्टसन ने इकाई मॉडल दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। डैनियल डॉब्सन ने सैंडविच मॉडल दिया था। इसके अलावा हम बात करें, शिंगर निकोलसन ने तरल मोजेक मॉडल दिया था, रॉबर्टसन ने इकाई मॉडल दिया था। इनमें से जो सर्वाधिक मान्यता मत है, अंतिम और नवीनतम जो मॉडल है वो कहा जाता है तरल मोजेक मॉडल, जिसके प्रतिपादक कौन हैं? शिंगर एवं निकोलसन हैं। कौन हैं? शिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक हैं। शिंगर व निकोलसन ने क्या बताया था कि कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। लिपिड में दो एंड होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। प्रोटीन इसके अंदर धसी हुई रहती है। प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है, पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन एंड आंतरिक प्रोटीन, इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? तरल मोजेक मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1972 में 1972 में किसके द्वारा दिया गया था? शिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया था।
ये डैनियल डॉब्सन ने दिया था दोस्तों सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल दिया था? सैंडविच मॉडल दिया था, डैनियल डॉब्सन का सैंडविच मॉडल आगे आएगा अभी। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के लैमिलर या सैंडविच मॉडल को किसने प्रस्तुत किया? तो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कोशिका झिल्ली के सैंडविच मॉडल को देने वाले वैज्ञानिक कौन है दोस्तों? डैनियल एवं डॉब्सन है। एक ही टॉपिक से क्वेश्चन है, इसलिए अपन ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम ज्यादा व्याख्या करेंगे तो अगले क्वेश्चन का आंसर भी उसी में समाहित हो जाएगा। मेरा उद्देश्य यह है कि कोशिका वाला चैप्टर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो कंप्लीट क्वेश्चन आप देख करके आपका टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता चयनात्मक होती है, इसका अर्थ क्या है? तो चयनात्मक पारगम्यता का अर्थ होता है उपयोगी पदार्थों का चयन करना। क्या सभी पदार्थों को पार होने देती है? नहीं, सभी पदार्थ कोशिका झिल्ली में से पार नहीं होते हैं। केवल जल को पार होने देती है? नहीं, केवल जल को ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है। केवल निश्चित पदार्थों को पार होने देती है? बिल्कुल, निश्चित पदार्थ यानी जो उपयोगी होते हैं उनको अंदर ले लेती है, अनुपयोगी पदार्थों को नहीं। इस विशेषता को कहा जाता है चयनात्मक पारगम्यता। केवल आयंस को पार होने देती है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादपों में, अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, बॉटनी का प्रश्न है, प्लांट से संबंधित है। पादपों में कोशिका से कोशिका में कोशिका द्रव्य की निरंतरता को कोशिका द्रव्य संयोजनों द्वारा बनाया जाता है या बनाए रखा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, एक पादप कोशिका और दूसरी पादप कोशिका, ये कोई प्लांट सेल है, ये कोई प्लांट सेल है, इसके बीच में छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा संयोजन बना रहता है। इन तंतुओं को क्या कहते हैं? इन तंतुओं के माध्यम से पदार्थों का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, याद रखना। क्या इनको अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं? नहीं, अंतःप्रदब्बी जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। ये आवश्यक पदार्थों का परिवहन तो करती है, लेकिन एक केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य करती है, ये कोशिका का अंग है। टाइट जंक्शन दृढ़ संधि, ये भी नहीं होगा। गैप जंक्शन अंतरावली संधि, ये भी नहीं होगा। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं इनको हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य तंतु। जीव द्रव्य तंतु कहते हैं, जो कि पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, पदार्थों के आवागमन में क्या होते हैं? सहायता प्रदान करते हैं, सहायक होते हैं। तो दो पादप कोशिकाओं के मध्य में तंतुनुमा संयोजन पाए जाते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। जीव द्रव्य तंतु कहते हैं, जिनके माध्यम से पदार्थों का क्या होता है मित्रों? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अंतःझिल्लिका का भाग नहीं है? अंतःझिल्लिका तंत्र एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं है। बहुत ही लेवल का अच्छा, बहुत शानदार प्रश्न है। क्या अंतःप्रदब्बी जालिका? तो अंतःझिल्लिका तंत्र जो होता है दोस्तों, इसमें अंतःप्रदब्बी जालिका आती है। ये तो है हमारी केंद्रक झिल्ली, यह है कोशिका झिल्ली। याद रखना, केंद्रक झिल्ली से निर्माण होता है हमारा अंतःप्रदब्बी जालिका का। किसका होता है? अंतःप्रदब्बी जालिका का। एक आता है दोस्तों गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी भी पाए जाते हैं। ये गोल्जी बॉडी भी सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स आदि की संरचना के रूप में होते हैं। और लाइसोसोम जो होता है ये गोल्जी काय से बनता है। गोल्जी काय लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं, याद रखना। तो ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये तीनों ऐसे हैं जो कि अंतःझिल्ली तंत्रिका का निर्माण करते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक अंग ऐसा है जो कि स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। स्वयं का डीएनए पाए जाने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, जिसके कारण ये अपनी कॉपी खुद बना सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तंत्र का भाग नहीं है। बाकी ईआर, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम, ये तीनों ही अंतःझिल्लिका तंत्र का क्या होते हैं? भाग होते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्या होगा? आंसर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 सीधे बाहरी नाभिकीय झिल्ली से जुड़ा रहता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया जुड़ा रहता है, गोल्जी काय जुड़ा रहता है, ईआर जुड़ा रहता है, या हरित लवक जुड़ा रहता है? बाहरी नाभिकीय झिल्ली से क्या जुड़ा रहता है? तो दोस्तों ये हमारा केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली से याद रखना अंतः
प्रदब्बी जालिका जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? अंत्य प्रदब्बी जालिका। केंद्रक झिल्ली बोलो या नाभिकीय झिल्ली बोलो, एक ही बात है, नाभिक को ही हम केंद्रक कहते हैं और केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है अंत्य प्रदब्बी जालिका। तो इसका काम क्या होगा? ये देखो, आपको ऐसा लग रहा है ना, ये सिर है, ये हड्डियां हैं। अंत्य प्रदब्बी जालिका को कोशिका का क्या कहते हैं मित्रों? कंकाल कहते हैं, स्केलेटन कहा जाता है। ये नलिकानुमी संरचनाओं के रूप में फैला रहता है। ये कहलाता है केंद्रक द्रव्य। क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य। ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। अंत्य प्रदब्बी जालिका का काम क्या होगा? केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य दोनों के मध्य में उपयोगी पदार्थों का परिवहन कौन करता है दोस्तों? अंत्य प्रदब्बी जालिका के द्वारा किया जाता है। अंत्य प्रदब्बी जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी और एक खुरदरी। एक और बनाते हैं हम। जिस अंत्य प्रदब्बी जालिका की सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसको तो कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंत्य प्रदब्बी जालिका। और जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है? जहरीले पदार्थों का निराविशीकरण करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। इसके अलावा वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड निर्माण में सहायक है। जबकि खुरदरी अंत्य प्रदब्बी जालिका पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये राइबोसोम एक प्रोटीन के द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पर ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इंपोर्टेंट है। राइबोफोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े रहते हैं और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी शॉर्ट क्लास हुई है। कल से हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे शाम को 6 से 7। और इसके लिए यदि कोई टाइम टेबल में चेंज होता है तो आप एक बार टाइमलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। भारद्वाज साइंस पॉइंट टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीधा लिंक मिल जाए और लिंक ओपन करके आप क्लास के साथ जुड़ जाएं। तो दोस्तों सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर देना। आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। एक छोटे से शॉर्ट टाइम में हमने ये लगभग 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इनके साथ साथ कुछ अदर जानकारी भी हमने प्राप्त की है। आगे अगली सीरीज में कोशिका से संबंधित ही टॉपिक्स हैं, इसलिए थोड़ी सी व्याख्या हमने यहाँ पर कम लेवल पर ली है ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी सोचने का, उनका आंसर देने का भी हमें मौका मिल सके। तो अभी हमारी ये श्रृंखला जारी रहेगी और उसके अंदर आगे कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण जो अदर अंग हैं, सेल डिवीजन है, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो दोस्तों वेट कीजिएगा नेक्स्ट सीरीज का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।